इंजन के सिलेंडर में जब एयर फ्यूल का मिक्सचर इस सिलेंडर में आता है तो इसको जरूरत होती है एक चिंगारी की जो इस फ्यूल को जला सके। और यहाँ पर काम होता है स्पार्क प्लग का। यदि स्पार्क प्लग नहीं होगा तो सिलेंडर में आग नहीं जलेगी और पिस्टन पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, जिसकी वजह से इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। तो स्पार्क प्लग बहुत ही बेहतरीन इंजीनियरिंग को काम में लेकर फ्यूल को इग्नाइट करने का काम करता है। जब स्पार्क प्लग स्पार्क जनरेट करता है तो इसको 15 से 20 हजार वोल्ट की जरूरत होती है और गाड़ी में सिर्फ 12 वोल्ट की बैटरी लगी रहती है। तो इतना वोल्टेज कहां से लाया जाए? इसके लिए स्पार्क प्लग को इतना वोल्टेज देने का काम करती है इग्निशन कोयल। इग्निशन कोयल एक ट्रांसफॉर्मर ही होता है जो बैटरी से मिल रहे 12 वोल्ट को बहुत हाई वोल्टेज में बदल देता है। इस कोयल के बीच में एक आयरन की कोर होती है कुछ इस टाइप की, और इस कोर के चारों तरफ सबसे पहले प्राइमरी वाइंडिंग को सेट किया जाता है। प्राइमरी वाइंडिंग में सिर्फ और सिर्फ 200 से 300 टर्न ही होते हैं। अब प्राइमरी वाइंडिंग को सिर्फ 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है बैटरी से, तो इस वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए एक कैपेसिटर और कॉन्टेक्ट ब्रेकर को साथ में लगाते हैं। कैपेसिटर और कॉन्टेक्ट ब्रेकर बैटरी से मिल रहे 12 वोल्ट को बढ़ाकर प्राइमरी वाइंडिंग में 300 वोल्ट तक पहुंचा देते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग के बीच में सेकेंडरी वाइंडिंग को सेट किया जाता है और सेकेंडरी वाइंडिंग में 20 से 21 हजार नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं कुछ इस टाइप से। दोस्तों, नंबर ऑफ टर्न से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब वायर को एक राउंड लगा दिया जाता है तो एक टर्न हो जाता है, दो लगा दिए जाते हैं तो दो टर्न हो जाते हैं। इस तरीके से सेकेंडरी वाइंडिंग में 20 से 21 हजार टर्न होते हैं। और जब हम वाइंडिंग को बनाते हैं उस टाइम इनको फिक्स कर लेते हैं कि कितने टर्न हमें कौन सी वाइंडिंग में लगाने हैं। जब प्राइमरी वाइंडिंग में बैटरी से सप्लाई दी जाती है तो इसके पास में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंडरी वाइंडिंग के पास में भी पहुंचेगी और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी करंट फ्लो होने लग जाएगा। जब हमने वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के बारे में बात की थी तो इस वीडियो में मैंने इस कैलकुलेशन के बारे में बताया था और हल्का सा मैं फिर से बता रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर से देखना। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स है 300, यही N1 है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स है 21,000, यही N2 है। प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज V1 300 वोल्ट है और सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज हमें निकालना है। सिंपल सी कैलकुलेशन करने पर हमें वोल्टेज मिल जाएगा 21,000 वोल्ट। इस तरीके से इग्निशन कोयल बैटरी से 12 वोल्ट को लेकर 21,000 वोल्ट तक बढ़ा देती है और यह वोल्टेज जाता है स्पार्क प्लग के पास में जो सिलेंडर के ऊपर लगा रहता है। स्पार्क प्लग के बीच में सेंटर इलेक्ट्रोड होता है। यह इलेक्ट्रोड निकेल या प्लेटिनम का बना होता है और इसी इलेक्ट्रोड से 21,000 या इससे भी ज्यादा वोल्टेज फ्लो करता है। और आज के टाइम में आपको पता है गाड़ियों में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, इंटरनेट फैसिलिटी, और इन वायरलेस फंक्शन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या रेडियो वेव भी होती है और यह वेव इस हाई वोल्टेज को इंटरफेरेंस कर सकती है। इसलिए इस सेंटर इलेक्ट्रोड के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा रहता है जो बाहर से मिल रहे एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को खत्म करने का काम करता है। 21,000 वोल्ट बहुत ज्यादा है तो यह कार में बैठे हुए लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए सेंटर इलेक्ट्रोड के चारों तरफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड सेरेमिक से बना हुआ इंसुलेटर लगा रहता है। यह इंसुलेटर हाई प्रेशर और टेम्परेचर को सहन कर सकता है, क्योंकि जब स्पार्क प्लग स्पार्क क्रिएट करता है तो सिलेंडर के अंदर फ्यूल और एयर का मिक्सचर जलता है जिससे एक धमाका होता है और इस धमाके में कंप्रेस हुई गैसेस पिस्टन पर फोर्स लगाती है और पिस्टन नीचे की तरफ जाता है और पिस्टन क्रैंकशाफ्ट पर फोर्स लगाता है और क्रैंकशाफ्ट रोटेट करने लग जाती है। तो जब सिलेंडर में धमाका होता है तो ये फोर्स स्पार्क प्लग पर भी लगता है और कहीं से सिलेंडर में गैस लीक ना हो जाए, इसलिए इंसुलेटर हाई प्रेशर और टेम्परेचर को सहन कर सके, ऐसी प्रॉपर्टीज इसको दी जाती है। इंसुलेटर के चारों तरफ ग्राउंड इलेक्ट्रोड लगा रहता है जो लोहे का बना होता है और ग्राउंड इलेक्ट्रोड के चारों तरफ थ्रेड्स भी बने रहते हैं जो सिलेंडर के ऊपर स्पार्क प्लग को टाइट करने में काम आते हैं। अब जो स्पार्क प्लग का वर्किंग प्रिंसिपल है वह रियली में कमाल का है। सेंटर इलेक्ट्रोड और ग्राउंड इलेक्ट्रोड के बीच में हल्का सा गैप रखा जाता है। जो सेंटर इलेक्ट्रोड होती है वह पॉजिटिव का काम करती है और ग्राउंड इलेक्ट्रोड नेगेटिव का। और ग्राउंड इलेक्ट्रोड सिलेंडर के साथ में टच रहती है और सिलेंडर इंजन से और इंजन कार की बॉडी से। इसलिए आपने देखा होगा कि कार की बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल को कार की बॉडी से टच किया जाता है ताकि नेगेटिव के लिए हमें अलग से वायर ना लगाना पड़े। कार की बॉडी ही नेगेटिव वायर का काम करती है। आप घर पर ट्राई
करना, किसी बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव को जब हम टच करते हैं तो एक स्पार्क जनरेट होता है, लेकिन वहां पर जब हम दोनों वायर को टच करेंगे तभी स्पार्किंग होगी। लेकिन स्पार्क प्लग में बहुत हाई वोल्टेज होता है और इतने वोल्टेज के पास में नेगेटिव वायर को ले जाएंगे तो टच करने की जरूरत नहीं है, दूर से ही स्पार्किंग होने लग जाएगी। तो जब सिलेंडर के अंदर एयर फ्यूल का मिक्सचर ऊपर की तरफ कंप्रेस हो जाता है तब स्पार्क प्लग में सप्लाई दी जाती है, और जैसे ही सप्लाई दी जाएगी तो एक जबरदस्त स्पार्क क्रिएट होगी और यही स्पार्क फ्यूल में आग लगा देगी और स्पार्क प्लग की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। अब इतने हाई वोल्टेज की वजह से स्पार्क प्लग का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है, लेकिन इंटरेस्टिंगली स्पार्क प्लग कंबसन चैम्बर में टेम्परेचर को बढ़ाते नहीं है बल्कि कम करते हैं। जो हाई स्पीड कार आती है जैसे स्पोर्ट्स कार, उनमें इंजन बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है जिसकी वजह से उनका इंजन बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, तो उनमें लगे हुए स्पार्क प्लग में इंसुलेशन की लेंथ कम होती है जिसकी वजह से हीट जल्दी बाहर निकल जाती है और स्पार्क प्लग कंबसन चेंबर में अनवांटेड हीट को बाहर निकाल देता है, इसलिए इनको कोल्ड स्पार्क प्लग भी बोलते हैं। लेकिन एक ऐसी कार जिसकी स्पीड नॉर्मल है, इंजन के आरपीएम भी ज्यादा नहीं है, तो उनमें हॉट स्पार्क प्लग लगा रहता है जिनमें लॉन्ग इंसुलेशन होता है जिसकी वजह से इनको कूल होने में टाइम लगता है। तो स्पार्क प्लग हर कार के इंजन के हिसाब से लगाया जाता है। स्पार्क प्लग की एक लाइफ होती है। जिन स्पार्क प्लग में सेंटर इलेक्ट्रोड निकेल की लगी रहती है उनमें 30,000 किलोमीटर के बाद में स्पार्क प्लग को बदलना पड़ता है। प्लग के आग लगाते ही काम शुरू होता है पिस्टन और सिलेंडर का। इस पिस्टन वाले सिलेंडर को सही से देखो, इसमें ऊपर की तरफ वाल लगे हुए हैं। इधर वाले वाल से फ्यूल अंदर आता है और इधर वाले वाल से फ्यूल जब जल जाता है तो बाहर निकल जाता है। अब जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है उसका कंसेप्ट भी यहीं से निकल कर आता है। जब पिस्टन ऊपर से नीचे आता है तो यह होता है फर्स्ट स्ट्रोक, और इस स्ट्रोक में यह जो इनटेक वाल है यह ओपन हो जाता है और इसमें से एयर और फ्यूल मिक्स्ड फॉर्म में नीचे आता है। क्योंकि यह जो पिस्टन का सिलेंडर है इसमें एकदम वैक्यूम होता है, तो यह पिस्टन जब नीचे जाता है तो ऊपर से एयर फ्यूल मिक्सचर को सक करता है। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है पहला स्ट्रोक। दूसरे स्ट्रोक में जब पिस्टन वापस ऊपर जाता है तो इनटेक वाल्व बंद हो जाता है और इसमें जितना भी फ्यूल मिक्सचर था उसको कंप्रेस करने लग जाता है। पिस्टन के ऊपर की तरफ यहाँ पर इस मिक्सचर को फुल कंप्रेस कर देता है। अब आता है थर्ड स्ट्रोक। जब एयर फ्यूल कंप्रेस हो जाता है तो इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाता है। तो अभी अपन ने जिस स्पार्क प्लग की बात की थी वह इस मिक्सर में आग लगा देगा, और जैसे ही इसमें आग लगेगी तो हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर यहाँ पर गैसेस एक्सपेंड करने लगेगी, जिससे इस पिस्टन के ऊपर फोर्स लगेगा और पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा बहुत पावर के साथ में। तो इस स्ट्रोक को हम पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं, जिसमें फ्यूल की पावर पिस्टन पर लग रही है। अब लास्ट में आता है फोर्थ स्ट्रोक। इसमें जो फ्यूल था वह तो जल गया, तो अब उसका यहाँ पर सिर्फ एग्जॉस्ट मटेरियल बचा हुआ है। तो इधर वाला एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है और जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर जली हुई जो भी गैसेस है उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो एक्चुअल में जब 4 स्ट्रोक पूरे हुए तब जाकर हमें एक पावर स्ट्रोक मिला, और 3 स्ट्रोक में पिस्टन ने फ्यूल को सक किया, कंप्रेस किया और एग्जिट किया। यानी हमारी जो क्रैंकशाफ्ट है जब 2 बार अपना रोटेशन पूरा करती है तब जाकर यहाँ पर 4 स्ट्रोक पूरे होते हैं और हमें सिर्फ एक पावर स्ट्रोक मिलता है। तो जब 4 स्टेप में फ्यूल की एक प्रोसेस पूरी होती है तो उसको हम 4 स्ट्रोक इंजन बोलते हैं। अब मान लो हमारे इंजन में ऐसे ही 4 पिस्टन 4 अलग अलग सिलेंडर में लगे हुए हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि चारों सिलेंडर में से किसी एक सिलेंडर में पावर स्ट्रोक अवेलेबल रहता है। तो जितने गाड़ी में पिस्टन होते हैं उतने ही गाड़ी के सिलेंडर होते हैं। 8 पिस्टन तो गाड़ी हमारी 8 सिलेंडर हो जाएगी। तो जहाँ हाई पावर की जरूरत होती है वहाँ पर हमें सिलेंडर बढ़ाने पड़ते हैं। अब फ्यूल जलने के बाद में साइलेंसर का काम स्टार्ट होता है, इस वाले का नहीं, इसका, जो एक गजब की इंजीनियरिंग है। सिलेंडर के ऊपर आप देखोगे 2 वाल लगे रहते हैं। एक वाल से एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आता है, इस वाल को इनटेक वाल बोलते हैं। और जब फ्यूल बर्न हो जाता है तो एग्जॉस्ट वाल ओपन होता है और जो भी जली हुई गैसेस है उनको बाहर निकाल दिया जाता है, और यह गैस जाती है साइलेंसर के पास में। जब यह गैस सिलेंडर से बाहर निकलती है तो इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऊपर से इस गैस में बहुत सारी हार्मफुल गैसेस भी होती है। जब स्पार्क प्लग फ्यूल को जलाता है तो सिलेंडर के अंदर एक धमाका होता है जिसकी वजह से नॉइस भी बहुत ज़्यादा होती है, तो साइलेंसर नॉइस को भी कंट्रोल करता है। सिलेंडर से निकलने के बाद गैस इन पाइप से होते हुए सबसे पहले कैटालिटिक कन्वर्टर के पास में पहुंचती है। इसको शॉर्ट में कैट भी बोलते हैं। लेकिन कैट से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंसर लगा रहता है जिसका नाम है ऑक्सीजन सेंसर। यह सेंसर एग्जॉस्ट गैस में ऑक्सीजन लेवल को मेजर करता है और इस इंफॉर्मेशन को गाड़ी का जो कंप्यूटर है, जिसको ECU बोलते हैं, उसको देता है। और ECU इनटेक वाल्व से जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर आ रहा है उसको कंट्रोल करता है। कई बार होता है कि सिलेंडर के अंदर फ्यूल सही से नहीं जल पाता है और गाड़ी से फिर काला धुआं बाहर निकलता है।
तो ऑक्सीजन सेंसर ईसीयू को बताता है कि फ्यूल सही से नहीं जल रहा है क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही है सिलेंडर के अंदर। तो ईसीयू फिर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाता है और ऑक्सीजन के साथ में फ्यूल का मिक्सचर थोड़ा कम कर देता है। यदि यह सेंसर खराब होता है तो गाड़ी का माइलेज भी खराब होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर से होते हुए गैस कैटालिटिक कन्वर्टर के पास में पहुंचती है। कैट सिलेंडर के पास में ही लगा रहता है क्योंकि इसको काम करने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। तो जब गैस कैट के पास पहुंचती है तो इसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इससे कम टेम्परेचर में यह काम नहीं करता। इस कन्वर्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे डक्ट बने रहते हैं और यह डक्ट प्लेटिनम, रोडियम और पैलेडियम जैसी महंगी मेटल से बने रहते हैं। इसलिए कैटालिटिक कन्वर्टर गाड़ी का एक कॉस्टली इक्विपमेंट होता है। जब सिलेंडर से गैस बाहर निकलती है तो उसमें बहुत हार्मफुल गैस होती है जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। जब यह गैस कैट के इन डक्ट से होते हुए बाहर निकलती है तो यह रिएक्शन करके लेस हार्मफुल गैसेस जैसे नाइट्रोजन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि गाड़ियों के साइलेंसर में से पानी निकलता है क्योंकि कैटालिटिक कन्वर्टर में जब रिएक्शन होती है तो हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। कैट कन्वर्टर के आगे एक और ऑक्सीजन सेंसर लगा रहता है। यह सेंसर भी ऑक्सीजन सेंस करके ईसीयू को देता है और ईसीयू इस डेटा को फर्स्ट ऑक्सीजन सेंसर से कंपेयर करती है और चेक किया जाता है कि कहीं फर्स्ट सेंसर कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा है। इसके बाद में कैटालिटिक कन्वर्टर एक महंगा इक्विपमेंट होता है, इसलिए सेकेंड ऑक्सीजन सेंसर कैटालिटिक कन्वर्टर की एक्यूरेसी भी चेक करता है। और जब कैट कन्वर्टर खराब हो जाता है तो इन्हीं सेंसर के डेटा कंपैरिजन से हमें गाड़ी की स्क्रीन पर कुछ ऐसा इंडिकेशन दिख जाता है। अब यहाँ से गैस आगे जाती है मफलर के पास में जिसको साइलेंसर बोलते हैं और यह डिवाइस बहुत ही कमाल की होती है। यदि यह डिवाइस गाड़ी में अच्छी लगाई हुई है तो गाड़ियों की सेल भी सिर्फ इसी डिवाइस से डिसाइड हो सकती है। साइलेंसर नॉइस को कंट्रोल भी करता है और उसको ट्यून भी करता है। कार स्पोर्ट कार जैसी आवाज निकालेगी या नॉर्मल आवाज निकालेगी यह साइलेंसर पर डिपेंड करता है। हालांकि यहाँ पर गाड़ी के इंजन की स्पेसिफिकेशन भी मैटर करती है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को आपने देखा होगा एकदम नॉर्मल बाइक में साइलेंसर बदलवा कर उनकी आवाज स्पोर्ट बाइक जैसी बना देते हैं। अब दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है, हम जिस इंजन की बात कर रहे हैं वो पेट्रोल इंजन है या डीजल इंजन है? कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। साइलेंसर के अंदर अलग अलग चेंबर बने रहते हैं जिनको बेफल्स बोलते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाला है, ध्यान से सुनना। साइलेंसर के पास में गैस भी आ रही है और नॉइस भी आ रही है और साइलेंसर को गैस के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस इसकी नॉइस को रिड्यूस करना है। तो जब गैस साइलेंसर के अंदर एंटर होती है तो अंदर की तरफ आप इस चेंबर में देखोगे कि इस पाइप के चारों तरफ होल्स बने रहते हैं और इन होल का पर्पज एक ही है, गैस सीधी आगे पास हो जाए और नॉइस इन होल से निकलकर दोनों बेफल्स के अंदर फंस जाए। चलो थोड़ा इसको सिंपल करते हैं। इस पाइप से होते हुए गैस और साउंड वेव इस चेंबर में पहुंचती है। गैस सीधे आगे निकल जाएगी कुछ ऐसे और साउंड वेव दोनों तरफ बेफल्स की दीवारों से टकराएगी, कभी इधर से कभी उधर से, कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले तो यह कुछ अपनी एनर्जी लॉस करेगी क्योंकि साउंड वेव सिर्फ एक वाइब्रेशन होता है और यह वाइब्रेशन जब साइलेंसर की दीवारों से टकराएगी तो इनमें ट्रांसफर हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि गाड़ी का साइलेंसर बहुत ज्यादा वाइब्रेट भी करता है साउंड वेव की वजह से। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, जैसे मान लो एक साउंड वेव आई, पहले इधर वाले बेफल से टकराते हुए कुछ इस टाइप का शेप बनाएगी, फिर दूसरी साउंड वेव आई और उसने कुछ ऐसा शेप बनाया। अब आप देखोगे दोनों साउंड वेव एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है और जब दोनों साउंड वेव ऐड होगी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी और इसी चीज को नॉइस कैंसिलेशन बोलते हैं। आपने बहुत सारे हेडफोन या माइक्रोफोन में लिखा हुआ देखा होगा कि इनमें नॉइस कैंसिलेशन होता है। तो उनका बेसिक मतलब यही होता है कि उनमें चेंबर्स बने रहते हैं और मेन साउंड के अलावा जो एक्स्ट्रा साउंड होती है उसकी ऑपोजिट साउंड वेव को प्ले करके उसको कैंसिल आउट कर दिया जाता है। तो साइलेंसर के अंदर बेफल्स की डिजाइन भी इसी तरीके से होती है। यहाँ पर ऑपोजिट साउंड वेव को स्ट्राइक करवाकर उनको कैंसिल आउट कर दिया जाता है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि यह जो चेंबर है इसमें गैस अंदर तो आ रही है लेकिन इससे कोई बाहर एग्जिट का ऑप्शन नहीं है। तो यह एक एयर रिजर्वोयर की तरह काम करता है और जब साउंड वेव इसमें आती है तो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर पड़ी हुई एयर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब मैच हो जाती है तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है। अब रेजोनेंस क्या होता है, जैसे एक साउंड वेव फ्रीक्वेंसी है और जब ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच होती है तो एकदम हाई साउंड वेव जनरेट होती है। इसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और यह जो हमें पीक साउंड मिली है इसी से गाड़ियों की आवाज बदल जाती है। तो यह चेंबर गाड़ियों की आवाज को ट्यून करता है और एक बेहतर आवाज निकालता है और इस चेंबर को हेल्महोल्ट्ज चेंबर बोलते हैं।
फिर इसके बाद में साउंड वेव इधर से होते हुए इस चेंबर में पहुंचेगी और यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस होगी नॉइस कैंसिलेशन की। तो हेल्महोल्ट्ज चेंबर नॉइस को ट्यून करते हैं और बेफल्स नॉइस कैंसिलेशन करते हैं। हमने जो मफलर की बात की है वह एक टर्बो मफलर है जो आजकल मोस्टली यूज होता है। इस तरीके से इन सभी चेंबर में नॉइस कैंसिलेशन का काम होता है और फाइनली गैस बाहर निकलती है। अब कुछ गाड़ियों में 2 मफलर भी होते हैं, कुछ में एक ही होता है। यह गाड़ी के इंजन पर डिपेंड करता है और मफलर से गैस टेल पाइप से होते हुए बाहर निकल जाती है और जब गैस बाहर निकलती है तो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। अब यदि आपने थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डाला हो तो आपको समझ आया होगा कि यह तो एक रनिंग इंजन की कहानी है। यह जितने भी इंजन होते हैं ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होते हैं, इनको स्टार्ट हमें स्टार्टर मोटर से करवाना पड़ता है या फिर ऐसे रस्सी से घुमाना पड़ता है। तो जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी में बैठकर स्विच को ऑन करते हैं और सिर्फ 1 या 2 सेकंड में हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। एक्चुअल में जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो गाड़ी का जो स्विच होता है वह स्टार्टर मोटर और जो बैटरी है उसका इलेक्ट्रिक सर्किट को क्लोज करता है। तो जैसे ही सर्किट क्लोज होता है तो स्टार्टर मोटर इस फ्लाईव्हील को रोटेट करवाना शुरू कर देगी और यह फ्लाईव्हील जुड़ा रहता है क्रैंकशाफ्ट से। जो स्टार्टर मोटर होती है यह बहुत पावरफुल मोटर होती है जिसका नाम प्री इंगेज टाइप स्टार्टर मोटर है। इस मोटर के ऊपर यह जो एक छोटी सी डिवाइस लगी है इसका नाम सोलेनोइड है। इस सोलेनोइड में इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी होती है। तो जब हम गाड़ी का स्विच ऑन करते हैं तो सबसे पहले बैटरी की सप्लाई इस सोलेनोइड को मिलती है। सोलेनोइड के अंदर प्लंजर होता है तो सप्लाई मिलते ही इसमें लगी इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिवेट होती है और प्लंजर को पीछे की तरफ खींचती है और जैसे ही प्लंजर पीछे आता है तो पीछे से इस स्विच को क्लोज कर देता है और जैसे ही स्विच क्लोज होता है तो मोटर घूमना शुरू कर देती है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आया होगा कि इस मोटर को डायरेक्ट क्यों नहीं घुमाया जाता, इस सोलेनोइड को बीच में क्यों काम में लिया जाता है। वह इसलिए क्योंकि जब यह मोटर इंजन को रोटेट करवाती है तो इसको बहुत ज्यादा टॉर्क की जरूरत पड़ती है, इसलिए इस मोटर को ज्यादा करंट चाहिए होता है तो बीच में हम सोलेनोइड यूज करते हैं और सोलेनोइड बहुत कम करंट से ही एक्टिवेट हो जाता है। दूसरा इसका रीजन यह भी है कि यदि हेवी करंट कार के स्विच से फ्लो होगा तो हमें बहुत थिक वायर की जरूरत पड़ेगी, बैटरी से स्विच के लिए और स्विच से मोटर के लिए, और इतने करंट को एक्सेप्ट कर सके इसलिए हमें एक बहुत बड़ा स्विच बनाना होगा और यह मैकेनिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए सोलेनोइड को काम में लिया जाता है। जब यह मोटर इंजन को स्टार्ट कर देती है तो यह बंद हो जाती है और अपना कनेक्शन इस फ्लाईव्हील से दूर कर लेती है। जब यह प्लंजर पीछे की तरफ जाता है तो आगे से जो मोटर का गियर है उसको फ्लाईव्हील से कनेक्ट कर देता है और जैसे ही हम स्विच को छोड़ते हैं गाड़ी स्टार्ट होने के बाद तो यह प्लंजर वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है और गियर को फ्लाईव्हील से हटा लेता है। इंजन को स्टार्ट करने के बाद में मोटर इसलिए अपने आप को दूर कर लेती है क्योंकि इंजन स्टार्ट होने के बाद में उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और यह मोटर हाई टॉर्क मोटर होती है, हाई स्पीड नहीं होती है, अदरवाइज तो यह खुद ही खराब हो जाएगी। और जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है इसके बाद में स्पार्क प्लग, पिस्टन, सिलेंडर, साइलेंसर सब का काम शुरू हो जाता है। तो दोस्तों यह एक इंजन की वर्किंग का कंप्लीट मैकेनिज्म है। मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। कमेंट में जरूर से बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा।